Hello and welcome back, my UG students, my PG, my UGC NET students. December 26. Welcome back to Top Commerce classes. तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ये ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई, बेसिकली एफडीआई पढ़ रहे थे उसकी सारी चीजें, और ट्रेंड्स लास्ट टॉपिक था। आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम स्टार्ट कर देते हैं एफपीआई। तो एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस अभी आ रहा है आगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एफपीआई होता क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, जिसमें हम किसी शेयर मार्केट में, सपोज हम कहीं कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट में, तो वो अलग अलग चीजें खरीदता है। वो सिर्फ एक चीज में नहीं लेता कि जैसे म्यूचुअल फंड ले लिए, बस बस म्यूचुअल फंड ले लिया और कुछ नहीं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि थोड़े से इक्विटी भी है, थोड़े से प्रेफरेंस भी है, थोड़े म्यूचुअल फंड्स भी है, थोड़े बॉन्ड्स भी है। तो उसका एक पोर्टफोलियो बन रहा है कि मेरे पास इक्विटी शेयर्स इतने हैं, इतने प्रेफरेंस शेयर है, इतने बॉन्ड्स हैं, इतने म्यूचुअल फंड हैं। ये सब मिला के उसका पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो यहाँ पे भी होता है इंटरनेशनली। इसमें क्या होता है, पैसिव होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी सच एज फॉरेन के स्टॉक, फॉरेन के बॉन्ड या फिर फाइनेंशियल एसेट्स को अक्वायर करना। मतलब मैं एज एन इन्वेस्टर या फिर एक इन्वेस्टिंग कंपनी हूं मैं, या मेरी कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है जिसमें मैंने फॉरेन के स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं, या फिर मैंने एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी फॉरेन के स्टॉक्स भी परचेज कर रखे हैं, बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे हैं। तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 1992 में इंडिया ने ओपन अप किया था अपनी इकोनॉमी को, कि अलाउड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन अलाउ किया, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। तो एक मेजर सोर्स ऑफ प्राइवेट कैपिटल इनफ्लो बन गया कंट्री के अंदर। मतलब बाहर की कंट्रीज हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, और हम लोग बाहर के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंटरनेशनली अपने जो फंड्स है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वो स्टॉक अलग अलग कंट्री के स्टॉक भी खरीद सकते हैं। मतलब डोमेस्टिकली तो वो खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। वो बाहर की कंपनीज के भी अलग अलग स्टॉक खरीद सकते हैं, ताकि उनका एसेट्स इंक्रीज हो, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो, वो ज्यादा पैसा कमा पाए, और मतलब रिस्क भी हो। मतलब रिस्क तो हाई होती है लेकिन प्रॉफिट भी हाई मिलता है फिर, ठीक है। तो इन्वेस्टर हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, बॉर्डर क्रेडिट बेस होता है इनका, क्योंकि इनको एक्सेस होता है इनका अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में, और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। इंटरनेशनल करेंसीज है, अब जो इंटरनेशनल करेंसी रेट है वो तो चेंज होता रहता है। तो कभी इनको फायदा होता है, कभी इनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, कभी इनका पोर्टफोलियो वीक भी हो सकता है। तो ये अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करे जिनसे उसका उनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बने, स्ट्रांग। अब ये इनकी नॉलेज है, ये इनकी पढ़ाई है, ये इनकी ट्रेनिंग है कि कैसे स्टॉक में इनको इन्वेस्ट करना है। इनको पता होना चाहिए कि कब करेंसी चेंज होने वाली है, या कब ऐसी चीजें आने वाली है जो मार्केट को इफेक्ट करेंगी, तो ये तुरंत अपना स्टॉक वहां से बेच के कहीं और खरीद लें, या ये सब जो भी है फ्लक्चुएशन से डील कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क तो होती है हर बार, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, पॉलिटिकल रिस्क तो रहती है कि जिस कंट्री में हम लोग इन्वेस्ट किया है उस कंट्री से हमारी कंट्री की लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी होता ही। इमर्जिंग, अलग अलग मार्केट इमर्ज कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनली सफर फ्रॉम लो रिटेल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। कभी कभार प्राइस वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, मतलब प्राइस में इतना चेंज आ रहा है कि इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर तो होता ही, कभी भी वॉर हो सकती है, कभी भी कोई पेंडेमिक आ सकता है ना। पेंडेमिक आ सकता है, कभी कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें मार्केट नीचे चला जाए, इकोनॉमीज इमर्ज कर रही है, ठीक है। अलग अलग करेंसी रिस्क हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर चेंज रिस्क हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, ठीक है। एफडीआई एफपीआई के बीच में मीनिंग क्या होता है इसका। इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन इन्वेस्टर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। एफपीआई होता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है पैसिव होल्डिंग्स में, मतलब शेयर्स में, स्टॉक्स में, इन सब में इन्वेस्ट कर रहा है। रोल क्या होता है, इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं, ये वाले इन्वेस्टर पैसिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव मतलब एक्टिवली पार्ट लेते हैं लोग बिजनेस में, और ये लोग एक्टिवली पार्ट में लेते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब खरीदते हैं। तो वो इनडायरेक्टली खरीद रहे हैं कंपनी का शेयर।
डिग्री ऑफ कंट्रोल इसमें ये हाईली कंट्रोल होता है और ये ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, नॉट हाईली कंट्रोल। टर्म है इसकी हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है, ये शॉर्ट टर्म या फिर डायनामिक होता है। ठीक है, ये तो हमने इसके टाइप भी पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, और तरीके के, मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो एक 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 करके हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। पर ये शॉर्ट टर्म होता है और डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है बार बार। की टेक अवे क्या है, एफडीआई बिल्ड्स एंड रन्स अ बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन। ठीक है, एफडीआई में हुआ है मतलब वो बिजनेस लंबे समय तक के लिए चलेगा, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है उस बिजनेस के अंदर। लेकिन एफपीआई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, शॉर्ट टर्म गेन ही होता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ही ये चलता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर एक लिमिटेड ही होता है उसके पास अमाउंट। ठीक है, लेकिन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत पैसा होता है तो वो अपना लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है। तो आई होप ये डिफरेंस बिटवीन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, 11th में कहीं या 12th में कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं कॉमर्स में, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने। तो ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। ठीक है, जो भी हुए इसमें। ठीक है, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से, मतलब एक हमारी कंट्री बनाती है बैलेंस, जैसे इंडिया बना रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये कंट्रीज बना रही है, बेसिकली इंडिविजुअल नहीं बन रहा कोई, कंट्रीज बना रही है कि हमने फॉरेन कंट्री से कितना, मतलब इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी इसमें होती है। कंसिस्टिंग पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अगर पीओपी है तो ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है फॉरेन में, पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। ठीक है, और हमारी करेंसी बाहर नॉट मच, हमारी करेंसी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुई है। अगर ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव अगर बीओपी आ रहा है तो मतलब ज्यादा आउटफ्लो मनी का हुआ है हम बाहर। ठीक है, मतलब इम्पोर्ट ज्यादा किया है हमने। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो इन द बीओपी शीट करेंसी इनफ्लोज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट और आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड एज डेबिट। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट हो रहा है, और आउटफ्लो को डेबिट बोलेंगे। ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये याद रखना है आपको, ये वाली लाइन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बीओपी के क्या होते हैं। तो इट इज अ वे ऑफ लिस्टिंग रिसिप्ट, कुछ उसमें होंगे, कुछ पेमेंट्स होंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो एक कंट्री ने किए एक साल में। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करता है, जैसे डबल एंट्री में होता है ना, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा। आगे अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें और डिटेल में पढ़ा दूंगी। तो डेबिट साइड में डेबिट और क्रेडिट, पेमेंट रिकॉर्ड किस में होता है, डेबिट में, रिसिप्ट किस में होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें, तो इन द अकाउंटिंग एंड डेबिट क्रेडिट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ये तो रूल होता है, अकाउंटिंग रूल होता है ना, कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो इसमें टू सेट्स ऑफ अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। रियल एंड शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन जो है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब डे टू डे एक्सपेंस बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, और ये आप अपनी एक शॉर्ट कॉपी में नोट कर सकते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंस क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एनालाइज करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का एक फाइनेंशियल ईयर में। मैंने क्या कहा, एक साल में बनता है, एक साल में पता चलेगा हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट बना के कि एक्सपोर्ट इतना हुआ देश में, मतलब देश ने इतना एक्सपोर्ट किया, और इंपोर्ट कितना हुआ देश में। तो ऑब्वियसली इसमें से क्या ज्यादा होना चाहिए बताओ, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। जब हम कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमको पैसे देने पड़ रहे हैं बाहर की कंट्री को। ठीक है, तो हमारी जो करेंसी है वो वीक हो रही है, बाहर जा रही है ना देश से। जब हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको पैसा मिल रहा है उसके उसके बदले में। तो हमारी जो करेंसी है स्ट्रांग बन रही है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, है ना, और इम्पोर्ट कम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग सरप्लस बोलते हैं, जो आगे आएगा। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स। ठीक है, हाई टैरिफ इंपोर्ट पे लगा सकते हैं ताकि कम से कम इंपोर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करना है। जैसे ट्रम्प ने लगा दिए थे हाई टैरिफ, उसी तरीके से, मैं उसी तरीके से तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा बेटर तरीके से डिस्करेज करने के लिए इम्पोर्ट को, इम्पोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो हमारी देश है वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। कि मेक इन इंडिया, हमारा अपना सब कुछ इंडिया में ही बनाओ, बाहर से हमें ना लाना पड़े, क्योंकि बाहर से हमको महंगा पड़ेगा। इकोनॉमी को सपोर्ट की जरूरत है।
इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स द गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट पॉलिसी। जो चीजें इंपॉर्टेंट है इम्पोर्ट करने के लिए वो तो करनी ही पड़ेगी। जैसे ऑयल है, ऑयल एक नेचुरल चीज है, हमारे पास नहीं है तो हमको लेना ही पड़ेगा बाहर से। पर जो चीज हम खुद बना सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो हम इम्पोर्ट ना करें तो बेटर है और भी ज्यादा। इफ अ कंट्री has flourishing export rate, the government can adopt measures such as deval। बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट रेट है तो उसको भी बैलेंस करने के लिए डिवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी कर सकती है, क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ही रखने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट, गवर्नमेंट कैन यूज ओनली इंडिकेशन फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट टू डिस्कस स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, क्या फॉर पॉलिसी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरकार डिसाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एक करंट अकाउंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में सारी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन जाते हैं, कैपिटल में सारे लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कमोडिटीज जो इंपोर्ट हुई एक्सपोर्ट हुई, सर्विस जो इंपोर्ट हुई एक्सपोर्ट हुई, किसमें, करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लो ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया से कितने गुड्स बाहर जा रहे हैं, किन किन कंट्रीज में जा रहे हैं, वो सब चीजें इसमें ऐड होंगी। यूजुअली सब डिवाइडेड इनटू विजिबल इनविजिबल चीजें, क्योंकि कमोडिटी हम देख सकते हैं और सर्विस हम देख नहीं सकते, तो ये टेंजिबल हो गया और ये इंटेंजिबल हो गया। ठीक है ना, इंटेंजिबल। तो इसमें दोज वी कैन सी टच इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जो भी जा रहे हैं, ठीक है, एंड सर्विसेज वी कैन नॉट टच और सी। तो इसमें हो गया करंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गए, मतलब सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, हमने कितना सेल किया फॉरेन कंट्रीज में। मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेस पे ही होते हैं, या तो आपको पता होगा बिजनेस जो है वो उधारी पे ही चलता है, मोस्टली क्रेडिट पे ही चलता है, पेमेंट बाद में होता है। ठीक है, इसमें मॉनेटरी क्लेम्स होते हैं, फॉरेन इंपोर्टेंट कंपनीज होती हैं, ये इसमें क्रेडिट लेने देने का काम करती हैं। ट्रैवल, क्रेडिट आइटम अंडर ट्रैवल कवर्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, बाय नॉन रेसिडेंट्स ट्रैवलर ड्यूरिंग द स्टे इन द कंट्री। ठीक है, जो भी स्टे इन द कंट्री उसमें जो भी एक्सपेंसेस है वो लगेंगे। इसमें क्या एक्सक्लूड होता है, इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विसेज विच आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन में कवर कर दी जाती है। तो आपको बहुत डिटेल में इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये मेन मेन हेडिंग याद होना चाहिए कि क्या क्या करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो इसके अंदर का सवाल लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो और डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन हमको मेन मेन हेडिंग पता होनी चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि करंट अकाउंट में के पार्ट्स बता दो, कंपोनेंट्स बता दो क्या क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, वो होती है कवर्स ऑल द रिसिप्ट पेमेंट। ठीक है, इन द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे फ्रेट हो गया, शिपिंग अकाउंट हो गया। ठीक है, ये इम्पोर्ट पे जो भी खर्चा लगता है वो सब कुछ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें आ गई। ठीक है, इंश्योरेंस तो जरूरी है बहुत ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, बिना इंश्योरेंस के तो हम नहीं कर सकते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंश्योरेंस कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, किस टाइप का इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें इसमें, मरीन इंश्योरेंस है, कौन सा इंश्योरेंस है। इन्वेस्टमेंट इनकम, इतनी कितनी, मतलब क्रेडिट रिप्रेजेंट इनकम रिसीव बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ फॉरेन, कितनी इनकम आई, कितनी इनकम गई, कितना हमने पे किया, कितना हमने रिसीव किया, वो सारी चीजें। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज में होते हैं, जो कहीं और नहीं दिए हैं, वो इस करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया, गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे या गवर्नमेंट की ऐसी चीजें जो कहीं और किसी अकाउंट में नहीं डाली गई है, वो करंट अकाउंट में चली जाएंगी। ट्रांसफर पेमेंट जो है, एंट्री ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट विदाउट, ठीक है, क्विड प्रो क्यू, सारे रिसिप्ट सारे पेमेंट इसमें आएंगे, जितने भी है वो सारे आएंगे। अब बेसिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, बीओपी अगर क्रेडिट साइड में है तो इट विल रिप्रेजेंट द करंट इंटरनेशनल इनकम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब क्रेडिट साइड में है तो इनकम हो रही है हमको, ये शो होगा, बेसिकली कहने मतलब है। और डेबिट साइड अगर शो हो रहा है तो मतलब हमारा करंट एक्सपेंडिचर चल रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसा मैंने बताया ही था आपको कि डेबिट साइड में सारे पेमेंट होंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम रिसीव होगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा है वो। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या है, हम लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शन डालेंगे, सारे डेट्स, ठीक है, क्लेम्स, मनी, जो भी पैसा डेट में है, ठीक है, वो सारा आएगा इसमें। ठीक है, ठीक है,
ज्यादा डिटेल में मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, वरना पैराग्राफ तो बहुत बड़ा है। मैंने पैराग्राफ डिटेल में इसलिए रखा है क्योंकि इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको अभी टाइम है तो यू कैन रीड ऑल दिस, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट कर दूंगी कि ये पढ़ना। ठीक है, मैं हाईलाइट अभी मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज यू हैव टाइम। अभी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में अच्छे से उसको, कॉन्सेप्ट को। वरना तो फिर वो है ही, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ो, शॉर्ट शॉर्ट में, तभी तो पेपर नहीं निकल पाता हमारा। शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ो, शॉर्ट शॉर्ट में रिवाइज कर लो, और फिर गलतियां होती है पेपर में। इसलिए जितना डिटेल में शुरू में पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए सभी को। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग डिटेल नोट्स। तो इफ ये सब चीजें हैं इसमें। ऑल रिसिप्ट्स इनफ्लोज आर क्लासिफाइड एज क्रेडिट एंड ऑल कैपिटल आउटफ्लोज आर डेबिट। ये हमने पढ़ा था, रिसिप्ट जो है वो क्रेडिट होगी और जो आउटफ्लो है वो डेबिट होंगी। कैपिटल अकाउंट में भी डिवाइडेड इनटू ऑफिशियल एंड प्राइवेट अकाउंट। ठीक है, एक ऑफिशियल हो गया, एक प्राइवेट अकाउंट हो गया। ऑन द बेसिस दैट प्राइवेट कैपिटल शुड नॉर्मली टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट और अवॉइड लॉस। ठीक है, वही वाली बात कर रहे हैं कि हमको सरप्लस सरप्लस फाइंड आउट करने की कोशिश या सरप्लस पे जाने की कोशिश करनी है हमेशा, बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? एक होता है प्राइवेट कैपिटल, जिसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल होती है, फर्म होती है, प्राइवेटली ओन, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट, इन सबकी इनकम होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये सब इसमें होता है। ठीक है, बैंकिंग कैपिटल में क्या आ गया कि फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटीज, मनी बैंक्स कंप्राइजिंग ऑफ, जिसमें कमर्शियल बैंक आ गई, भले ही प्राइवेटली ओन्ड हो या सरकारी हो या कोऑपरेटिव हो, सारी इसमें आ जाएगी। मैंने बोला ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आ जाएगा, सारा इंपोर्ट सारा एक्सपोर्ट रिलेटेड, और इसमें बैंकिंग तो आएगा ही क्योंकि बैंक से ही तो लेन देन होता है सारा। ऑफिशियल कैपिटल कंप्राइज ऑफ ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स को, जो भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट कर रही है वो सब कुछ सारी आएंगी इसमें। ठीक है, भले ही या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की हो या फिर वो आरबीआई ने करी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की हो या फिर आरबीआई ने, सब कुछ चीजें इसमें आएंगी। जिसमें क्या क्या आता है, लोन आ गया, रिजर्व आ गया, एमोर्टाइजेशन आ गया, और मिसलेनियस जितने भी रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट है वो सब कुछ आ गए, लॉन्ग टर्म वाले, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस। क्या मतलब होता है डेफिसिट का, क्या मतलब होता है सरप्लस का इन बीओपी। अभी हमने डिस्कशन किया था कि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमको सरप्लस होगा। ठीक है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो हमको डेफिसिट हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? जो अंडरटेकन होते हैं फॉर देयर ओन सेक, प्रॉफिट दे गिव। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। डेफिसिट कब होता है? व्हेन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एक्सीड द ऑटोनोमस रिसिप्ट्स। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिट या ओन सेक के लिए होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का यूज करा गया है इस वर्ड का। तो ऑब्वियसली जब रिसिप्ट्स कम होंगी और पेमेंट ज्यादा होंगे तो सरप्लस कहाँ से होगा? सरप्लस तो तभी होगा जब रिसिप्ट ज्यादा होंगी और पेमेंट कम होंगी। ठीक है ना, ये तो अपने नॉर्मल अकाउंटिंग के जो मेथड है उसमें पढ़ा ही होगा कि रिसिप्ट शुड बी मोर एंड पेमेंट शुड बी लेस। तो इसमें ठीक है, यही बोल रहे हैं। सरप्लस इज सेट व्हेन, जहां पर रिसिप्ट जो है वो एक्सीड कर रहा है पेमेंट से। ठीक है, जैसा मैंने बोला ही अभी। तो इम्बैलेंस इन द करंट अकाउंट, इसको हम बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है उसमें। डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी कवर्ड बाय सरप्लस। डेफिसिट कैसे कवर होगा? सरप्लस से। सरप्लस कैसे होगा? कि हम फॉरेन कंट्री से बोरो कर लेंगे या फिर अपने गुड्स बेच देंगे या फिर ड्रॉइंग कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज से। इन सब से हमारा सरप्लस, जो डेफिसिट है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली सरप्लस इन द करंट अकाउंट मस्ट बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट मतलब कम करना है, सरप्लस को कम नहीं करना है, सरप्लस को बैलेंस करना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें सरप्लस थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा नहीं भी होना चाहिए, पर जो डेफिसिट है वो डेफिनेटली कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सरप्लस को कैसे एलिमिनेट करेंगे? बाय डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, कि हमने लेंड कर दिया फॉरेनर्स को, मतलब फॉरेन कंट्रीज को पैसा लेंड कर दिया, गोल्ड परचेज कर लिया, ऑफिशियल रिजर्व्स में पैसा डाल दिया, तो ये हमारा बेनिफिट ही हो रहा है।
ठीक है, ये सब करके हमारा बेनिफिट ही हो रहा है। करंट कैपिटल अकाउंट टुगेदर विल रिमेन इन बैलेंस, क्योंकि हमको बैलेंस में रखना है दोनों अकाउंट को। ना सरप्लस हमें ज्यादा चाहिए, ना डेफिसिट हमें ज्यादा चाहिए, हमको इक्वल रखने की कोशिश करनी है। समझ में आया होगा, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। अब बीओपी इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस का मतलब ही इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब ही इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल कर देना चीजों को। तो टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टैटिक मतलब जहां पे इंपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, उल्टा बोल दिया, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। टोटल एक्सपोर्ट इंडिया के हैं 600 करोड़। ठीक है, एक साल में की बात चल रही है। टोटल इंपोर्ट भी 600 करोड़ है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल होने का मतलब ये होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर करने हैं। ये आपको समझ में आएगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पे शॉर्ट टर्म में तो इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन वो डिफर कर जाता है लॉन्ग रन में, जैसे ही आता है वैसे। तो कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन में जो है, कभी इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कभी पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ना, कभी पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, कभी रिसिप्ट ज्यादा हो जाएगी, पर हमको तो रखना है बैलेंस। समझ में आएगा। तो सपोज इंडिया हैज एक्सपोर्ट कितने हैं, 500 करोड़, इंपोर्ट कितने हैं, 600 करोड़। तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया, तो 100 करोड़ का डेफिसिट हो गया। 100 करोड़ का डेफिसिट का कम कैसे करेंगे? क्या हमारा ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है। इंडिया रिसीव 100 करोड़ शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोस फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर से हमने 100 करोड़ रुपए और ले लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल के इनफ्लो के नाम पे। तो अब क्या हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 100 करोड़ हो गए, मतलब बराबर हो गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल 100 करोड़ हो गया। तब ये दोनों चीजें बराबर हो गई। ठीक है, नाउ दे आर इक्वल। तो इक्वल अगर नहीं है तो हमको ऐसे इक्वल करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। अब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली इसमें लिखा है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है ऑन द टाइप ऑफ कि दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब ये 4 दिए हुए हैं डिसइक्विलिब्रियम, इसमें से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, ये बताओ। ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे हैविंग साइक्लिकल पैटर्न्स ऑफ इनकम, सेम पैटर्न ऑफ इनकम चल रहा है, डिफरेंट इनकम इलास्टिसिटी है। इसका एग्जांपल देख लेते। इसका एग्जांपल है कि यूएस एंटर कर रहा है रिसेशन में। ठीक है, यूएस में रिसेशन आ गया, अब इनकम लो लो हो गई, रिसेशन मतलब लो इनकम हो गई, कि रेट जो है वो कम हो गए प्राइसेस के, मतलब प्रोडक्ट्स के। एंड बाय फ्यूअर, तो यूएस के लोग कम इंडियन गुड्स खरीदने लगे ऑब्वियसली, तो इंडिया का एक्सपोर्ट नीचे गिर गया। ठीक है, तो रिसेशन इज हैज कम टू लोअर एक्सपोर्ट, हैज कम टू बीओपी डेफिसिट, जिससे बीओपी डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिसइक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि सम सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एट होम और अब्रॉड चेंजेस हो जाते हैं कुछ सेक्टर्स में, कुछ, ठीक है, कुछ चीजों में, विच में इफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कंट्री मेनली क्या करती है, ओल्ड फैशन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करती है। कोई भी कंट्री ले लो, इंडिया ले लो, इंडिया ओल्ड फैशन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करती है, बट वर्ल्ड की डिमांड क्या है कि हाईटेक प्रोडक्ट दो। आप दे रहे हो पुराने पुराने प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, है ना, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है उस चीज की अब। तो लॉन्ग टर्म चेंज इन डिमांड एंड टेक्नोलॉजी लीड्स टू एक्सपोर्ट फॉल, लीड्स टू बीओपी प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें किसी कंट्री में रिसेशन इन्फ्लेशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है कि आप समय के साथ बदल नहीं रहे हो, इसलिए स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें इकोनॉमी में फॉल्ट है, या तो ECONO, हाँ इकोनॉमी, या तो एक इन्फ्लेशन आ गया, या फिर डिफ्लेशन, वो डिफ्लेशन नहीं, रिसेशन आ गया। ठीक है, तो हमारे हमारी कंट्री का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो गया।
पर अभी हमारे प्रोडक्ट में ही गड़बड़ है तो भी हमारा एक डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम हुआ। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमस कैपिटल फ्लोज। ये कैपिटल फ्लोज होते हैं जिसमें नो कनेक्शन विद द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये प्लान्ड होते हैं, प्लान्ड कैपिटल मूवमेंट्स होते हैं और डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द, कितना रिटर्न अवेलेबल है किसी कंट्री में और कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसपे। अब एग्जांपल देखो, अमेरिकन कंपनी डिसाइड्स टू इन्वेस्ट 500 मिलियन इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स हाई प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट। ठीक है, अमेरिकन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि हम 500 मिलियन देंगे तो हमको 100 मिलियन, 1000 मिलियन रिटर्न आएगा। द कंपनी इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ का मार्केट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का डेवलपिंग इकोनॉमी है। नॉट बिकॉज इंडिया हैज अ बीओपी डेफिसिट। क्या उसने बीओपी को चेक किया क्या इंडिया के? नहीं किया। क्या उसने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन को कुछ चेक किया क्या? नहीं किया। उसने क्या चेक किया? इंडियन मार्केट बूम कर रहा है, अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर देता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा 100%। तो उसने अपनी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट लीड्स टू ऑटोनॉमस कैपिटल फ्लो। अंडरस्टूड माई पॉइंट? आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा अच्छे से। आई थिंक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैंने हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिए हैं, हर स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। एंड लेट मी टेल यू कि ये स्लाइड्स बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत एफर्ट्स लगता है। पर मुझे पसंद है, मुझे पसंद है एफर्ट्स देना, कि अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है मैं जो भी समझा रही हूँ, तो ये एफर्ट जो है ये, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दीज एफर्ट्स। नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो। ये कैपिटल फ्लो दैट टेक प्लेस स्पेशली टू इक्वलाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ऐसे फ्लो किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए। अनप्लान्ड अनफोर्सीन कैपिटल फ्लोज होते हैं, ठीक है। ओनली एट द एंड ऑफ पीरियड डिस्कवर, जब हमको पता चलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है बराबर, तब हम करते हैं। जैसे इंडिया हैज 2 बिलियन बीओपी डेफिसिट, 2 बिलियन का डेफिसिट हो गया है। कब पता चला? ये ईयर एंड में पता चल गया, ठीक है, तभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टू कवर दिस डेफिसिट इंडिया ने बोरो कर लिए 2 बिलियन किसी और कंट्री से, किसी भी हमारी फ्रेंडली कंट्री से बोरो कर लिए। तो इससे हमारा बीओपी डेफिसिट खत्म हो गया फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो ऐसा एक देश दूसरा देश ये सब करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें है इन ऑर्डर टू बैलेंस द पीओपी कंट्री कैन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट अकाउंट और रिड्यूस डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। मीनिंग क्या है इसमें? इसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेती है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिसी बनाती है, टैक्स, इंटरेस्ट रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है इस तरीके से कि बीओपी बैलेंस रहे। जैसे इंडिया वांट्स टू रिड्यूस इंपोर्ट्स बिकॉज बीओपी डेफिसिट में है, कि एक्सपोर्ट कम कर दो, तो सरकार क्या करेगी? इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देगी, टैरिफ बढ़ा देगी, ठीक है, ऑन सर्टेन गुड्स, ताकि लोग कम से कम इंपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि बीओपी डेफिसिट में ना रहे, बैलेंस में आ जाए। तो सरकार अपने अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें करती है ये सब करने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करती है। अब आता है मेजर्स फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। क्या क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, मतलब सरकार ले सकती है? एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, ये है एम एट रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक डिमांड एंड इनकम लेवल्स इन ऑर्डर टू कर्टेल द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है। डिप्रेसिंग प्राइसेस कर दो, इंकरेजिंग एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो। टू बी इन द सरप्लस, समझ में आया? एग्जाम्पल, इंडिया के पास बीओपी डेफिसिट हो गया है क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इंपोर्ट बढ़ गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए इंपोर्ट पे। पीपल हैव लेस डिस्पोजेबल इनकम, सो उनकी परचेज कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई, और तो वो इंपोर्ट कम करने लगे, एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो हाई टैक्स लीड्स टू लेस स्पेंडिंग, लेस स्पेंडिंग लीड्स टू फ्यूअर इंपोर्ट, फ्यूअर इंपोर्ट improves द बीओपी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? समझ में आ गया क्या ये? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। इसमें बोल रहे हैं एम एट शिफ्टिंग द एक्सपेंडिचर produced at home and away from the foreign। देख लेते हैं एग्जांपल, इंडियंस आर बाइंग मेनी एक्सपेंसिव इंपोर्टेड कार्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी फॉरेन कार्स पे। इंपोर्टेड कार्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, और एक्सपेंसिव हो गए। तो फिर इंडियन लोगों ने इंडियन मेड कार्स लेना खरीदना शुरू कर दिया,
ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट तो कहीं तो थमेंगे। सारे तो अंबानी या अडानीज नहीं है कि वो कितने भी कार ले लेंगे, कहीं तो उनको रुकना पड़ेगा। तो फॉरेन गुड्स जब एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो लोग डोमेस्टिक गुड्स खरीदने लग जाते हैं और इम्पोर्ट गिरने लग जाता है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक चीज पे सरकार ने वो किया, समझे, सिर्फ कार्स पे किया। पिछला एग्जाम्पल जो था उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट, मतलब उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो इंपोर्ट हो रहे हैं उन सब पे कर दिया। इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब देखते हैं डिवैल्यूएशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी विल मेक डोमेस्टिक गुड्स चीपर। ठीक है, टू फॉरेन, क्योंकि हमको हमको जो यूएस से कोई चीज खरीदनी है तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि यूएस डॉलर्स वो है, महंगा है। पर इंडिया में ही वही चीज हम सस्ते में खरीद सकते हैं। तो इम्पोर्ट को डिस्करेज करने के लिए भी सरकार ऐसा करती है कभी कभी। तो जैसे बिफोर था $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, आफ्टर ये 90 हो गया, अभी तो शायद 100 चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या किया, इंडियन गुड्स चीपर हो गए फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, वाइल फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो गए इंडियंस के लिए। तो क्या हुआ, इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगा बीओपी। कहीं ना कहीं तो करेंसी डेफिसिट हेल्प भी करता है और कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है, दोनों चीजें हैं। प्रोटेक्शन क्या है, टैरिफ लगा दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट कोटास को, लिबरलाइजेशन बढ़ा दिया एक्सपोर्ट पे। ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो तो इंपोर्ट कम, सरकार हमेशा यही कोशिश करती है कि इंपोर्ट कम से कम ही हो। इंपोर्ट शुड बी, लो स्पेलिंग ही गलत लिख दी, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। इम्पोर्ट, हाँ, इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में रहे या इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ, ये स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। ओके, तो इंडिया इम्पोजेस हाई टैरिफ और ऑन इम्पोर्टेड शूज सपोज। तो इम्पोर्टेड शूज जो है वो महंगे हो गए, कस्टमर ने वो बंद कर दिए, इंडियन कंपनी से बाय करने लगे, जैसे कार का एग्जांपल था। तो इम्पोर्ट टैरिफ लीड्स टू एक्सपोर्ट में कमी लीड्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन में तेजी। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे विद द एग्जांपल्स, जो हमने सुंदर सुंदर एग्जांपल्स पढ़े अभी, उसके हेल्प से आपको ये समझ में आए होंगे। आई होप you can ask me in the comment section if you have any doubt. Okay, do comment. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट में थम्स अप दीजिए, थम्स अप। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसकी जो स्लाइड है वो थोड़ी सी मिस टाइप हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको अलग से बता देती हूँ, अलग से समझा देती हूँ आपको यहाँ पे क्लीन स्लाइड में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम, क्या राइट, क्या स्पेलिंग आ रही, डिफरेंट की स्पेलिंग, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये। कैसे होता है डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, एक ब्रॉडर 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 होता है बीओपी। अब क्यों ब्रॉडर क्यों होता है, क्योंकि इसमें गुड्स भी इंक्लूडेड है और सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। इसलिए इसमें सब, मतलब टेंजिबल भी आ गया चीजें, इनटेंजिबल भी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली विजिबल गुड्स आते हैं, विजिबल गुड्स ही आते हैं। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। इसमें इंटेंजिबल गुड्स यानी कि सर्विसेज नहीं आती। तो इसका स्कोप जो है नैरो हुआ, नैरो हो गया, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से नैरो हो गया इसका स्कोप। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी सेम चीज होती है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन एंड इम्पोर्ट्स आर लेस, मेरी राइटिंग पे मत जाना, समझ में आना चाहिए आपको बस। तो क्या होता है, तो क्या करेंगे कि ये फेवरेबल है, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट कम हो गए, इंपोर्ट बढ़ गए तो क्या बोलते हैं कि अनफेवरेबल है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड में इतना ही आप पढ़िए, इतना ही बहुत है। और मैं एक डिफरेंस बिटवीन अच्छा सा एक सुंदर सा चार्ट में बना के ले आऊंगी पीओपी और बीओटी का।
ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा ही चुकी हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी मैं आपको डिफरेंस बिटवीन के थ्रू पढ़ा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास एंड होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप मुझे हमको टॉप कॉमर्स क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आई होप आपको मेरी ये जो सीरीज है पेपर 2 की वो अच्छी लग रही होगी। मैंने ऑलरेडी 6-7 लेक्चर्स डाल चुकी हूँ, 2 एमसीक्यू की भी क्लास हम डाल चुके हैं। ठीक है, आप उसको जाके देखिए, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके अंदर। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको। अगर कमेंट करिए अच्छा लगा हो आपको, कमेंट थम्स अप कमेंट करिए कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक जरूर करिए क्लास को। टू फॉलो मी, टू फॉलो टॉप कॉमर्स क्लासेस यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज एंड माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दे रखी है, तो आप उसको ज्वाइन करिए ताकि हम लोग कनेक्शन में रह पाए और आपको मैं अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। इफ यू वांट द नोट्स इन हिंदी, एज आई सेड कि आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसकी भी कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है आपको। आपको बस पढ़ाई करने की जरूरत है, और आई होप जो भी मेरी क्लासेस अच्छे से ले रहे हैं उनका सबका दिसंबर अटेम्प्ट पास हो जाए और अच्छे से आप आगे अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए। थैंक यू सो मच, एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।